हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स। तो ये वाला एरिया इम्पॉर्टेंट है, बट इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। तो इतना सब चीज़ पढ़ देंगे तो हमारा ड्यूटी बहुत ही सब्सटेंशियल अमाउंट में बच जाएगा। ठीक है, तो देखो जो सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके क्वेश्चंस हैं इस मेट में या फिर एग्ज़ाम में, तो वो हम अच्छे से पढ़ेंगे। एंड जो सेक्शन के अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, उसका सिर्फ क्या चीज़ के लिए डिडक्शन है और कितना डिडक्शन है वो पढ़ लेंगे। जैसे फर्स्ट है ATI है। इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो हम यहाँ पे जो स्टार्टिंग में ये वाले जो पढ़े थे, और इसे हमने ये पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में, हमने ये पढ़ा था कि अगर हम रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर रहे हैं स्टिपुलेटेड ड्यू डेट में, तब भी हमको ये सब का रिडक्शन मिलेगा। तो वो यहाँ पे भी है, क्योंकि यही सब हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन भी किए थे कि यहाँ पे हमने बिलेटेड रिटर्न फाइल किया है, तो क्या हम एलिजिबल हैं फॉर द क्लेमिंग ऑफ डिडक्शन। तो यहाँ पे बोला कि नहीं, हमको ड्यू डेट स्टिपुलेटेड में ही करना है, अंडर सेक्शन 139(1) करना है, जबकि बिलेटेड रिटर्न हमारा सेक्शन नंबर 139 सब सेक्शन 4 है। तो देयरफॉर यहाँ पे हमको रिडक्शन नहीं मिला था। तो हमको सबसे पहली बात तो यही याद रखनी है कि हमारा क्या होना चाहिए, रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू डेट में ही फाइल होना चाहिए। ATIA हमारा बताता है अगर हमारा कोई भी प्रॉफिट एंड गेन हो रहा है कोई भी अंडरटेकिंग या एंटरप्राइज से जो कि एंगेज हो रहा है इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मतलब यहाँ पे हम डेवलप कर रहे हैं, ये कोई भी एंटरप्राइज जो कि बिजनेस कैरी ऑन कर रही है डेवलप करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को, तो उसमें हमको 10 ईयर का टैक्स हॉलीडे प्रोवाइड किया गया। 10 ईयर का टैक्स हॉलीडे मतलब क्या है, 10 साल तक आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको 100% का रिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, नाउ ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है कौन करेगा, कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए या फिर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है। ठीक है, ये सब कुछ कर सकता है, तो इतना हम डिटेल में इसको नहीं पढ़ेंगे। ओके, ये सब आपको अलग अलग टाइप के बताया है। तो यहाँ पे जो हमारा रेट ऑफ डिडक्शन है वो 100% ऑफ द प्रॉफिट एंड गेन डिराइव फ्रॉम सच बिजनेस फॉर 10 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर कमेंसिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड स्पेसिफाइड इन पीरियड ऑफ टैक्स हॉलीडे या कंसेशन बिलो। तो आपको 100% ऑफ PGB पे मिल जाएगा रिडक्शन 10 साल तक। 10 ईयर्स का टैक्स हॉलीडे है, राइट। नेक्स्ट अभी हम पढ़ेंगे ये सब। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 80IAP, दैट इज रिडक्शन इन रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट एंड गेन बाय अंडरटेकिंग और एंटरप्राइज जो कि एंगेज हो रही है इन डेवलपमेंट ऑफ SEZ। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको 100% ऑफ प्रॉफिट एंड गेन डिराइव बाय अंडरटेकिंग जो कि डेवलप करी SEZ फॉर 10 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर के लिए आपको क्या मिल जाएगा, रिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिया रहेगा 10 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर को चूज़ करने के लिए आउट ऑफ 15 ईयर्स। ना हमको जो डिडक्शन मिलेगा वो अपने को जो डिडक्शन मिलेगा ना वो अपने को 10 कंसेक्यूटिव ईयर के लिए मिलेगा। बट हम 15 साल में कोई भी 10 साल को ले सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्यों ऐसा, क्योंकि बेसिकली जब हम नया कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट 2-3 साल हमारा क्या होता है, लॉस होता है, तो उस टाइम तो हम डिडक्शन क्लेम नहीं करना चाहेंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पे उसके बाद अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो जिस साल से आपका प्रॉफिट हो रहा है उस साल से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप एक बार स्टार्ट कर लिए डिडक्शन लेना तो आपको फिर 10 कंसेक्यूटिव ईयर तक लेना ही पड़ेगा आउट ऑफ 15 ईयर्स तक। एक क्वेश्चन करेंगे उससे क्लियर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, से रिडक्शन फॉर 10 कंसेक्यूटिव ईयर असेसमेंट आउट ऑफ 15 ईयर्स बिगिनिंग फ्रॉम द एनी ईयर व्हिच SEZ हैज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, ये वाला अब टैक्स इंसेंटिव फॉर न्यू स्टार्टअप, ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, दैट इज ATIAC। ठीक है, तो यहाँ पे ATIAC प्रोवाइड इंसेंटिव, मतलब बेसिकली यहाँ पे हम स्टार्टअप जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं जो स्टार्टअप में, उनको एक इंसेंटिव प्रोवाइड किया है कि उनका जो टैक्स है उसको भी हम 100% रिडक्शन दे देंगे फॉर एनी 3 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर आउट ऑफ 7 ईयर्स बिगिनिंग फ्रॉम द ईयर इंडियन। मतलब जब आपका अगेन यहाँ पे भी ऐसे ही है, 3 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर तक का हम 100% क्या करेंगे, डिडक्शन दे देंगे। और ये 3 कंसेक्यूटिव ईयर आपको आउट ऑफ 7 ईयर्स से चूज़ करना है। ठीक है, मतलब पहला 2-3 साल अगर आपका लॉस हो रहा है, उसके बाद अगर आप लेना चाह रहे हैं प्रॉफिट का डिडक्शन, तो आपको 3 कंसेक्यूटिव ईयर तक का लेना ही पड़ेगा आउट ऑफ 7 ईयर्स तक। ओके, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज मीनिंग ऑफ एलिजिबल स्टार्टअप। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कंपनी और LLP एंगेज इन एलिजिबल बिजनेस। तो यहाँ पे SSC कौन है, किसको, कौन से SSC को हमको स्टार्टअप का रिडक्शन मिलेगा, कंपनी होना चाहिए या LLP होना चाहिए। ठीक है, और वो इनकॉर्पोरेट करेगा स्टार्टअप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1/4/2016 से लेकर 31 मार्च 2021। पहले स्टार्टअप का कंसेप्ट इतना नहीं रहता था, अभी हाल फिलहाल में ही आया। तो याद करो 1/4/2016 से लेके 2021 तक का अगर इनकॉर्पोरेट हुआ है तो उसमें आपको 3 कंसेक्यूटिव ईयर का 100% रिडक्शन मिल जाएगा।
आपके पास एक सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबल बिजनेस फ्रॉम द नोटिफाइड IMBC होना चाहिए, एक सर्टिफिकेट होना चाहिए बेसिकली। और यहाँ पे जो टोटल टर्नओवर ऑफ द स्टार्टअप होगा वो 25 करोड़ तक हुई होना चाहिए, ठीक है। 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं, 25 करोड़ तक ही आपका टोटल टर्नओवर होना चाहिए, ये कंडीशंस याद रखना है, ओके। बिजनेस कैसे कैरी आउट होना चाहिए, बिजनेस हमारा कैसे होना चाहिए, इनोवेशन डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट का, ठीक है। मॉडल विद हाई पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या वेल्थ क्रिएशन होना चाहिए। कंडीशन क्या है, कंडीशन हमारा यहाँ पे स्टार्टअप का यही होना चाहिए कि ये कोई स्प्लिटअप या रिकन्स्ट्रक्शन से हमारा बिजनेस स्टार्ट नहीं होना चाहिए, और जो प्लांट एंड मशीनरी हम हमारे बिजनेस में लगा रहे हैं वो प्लांट और मशीनरी न्यू होना चाहिए, ठीक है। पुराना प्लांट और मशीनरी नहीं होना चाहिए। एक्सेप्शन यहाँ पे हमको ये दिया है कि हम जो प्लांट और मशीनरी लगा रहे हैं उसमें से 20% हमारा पुराना हो सकता है, सेकेंड हैंड हो सकता है, और इम्पोर्टेड सेकेंड हैंड प्लांट और मशीनरी इज ट्रीटेड एज न्यू, ठीक है। बट अगर देखो 20% तक हम सेकेंड हैंड ले सकते हैं, बट अगर हम सेकेंड हैंड मशीन्स को इम्पोर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, मतलब हम मंगवा रहे हैं कहीं से, तो वो हमको एज अ न्यू मानेंगे। अगर हम बाहर से मंगवा रहे हैं सेकेंड हैंड तो वो हमारी न्यू मशीनरी में ही आएगा। और सेकेंड यहाँ पे कंडीशन ये दिया है कि जो ये न्यू चाहिए हमको, बट 20% हम सेकेंड हैंड ले सकते हैं जो इंडिया से खरीदेंगे, ठीक है। तो ये हमारा था। अब इसका एक क्वेश्चन है कि ए लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1/4/2017, 2016 और 21 के बीच में। गुड। होल्ड अ सर्टिफिकेट, अगेन कंडीशन फुलफिल कर रहा है, IMBC था। इज एंगेज इन इनोवेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। टोटल टर्नओवर एंड प्रॉफिट एंड गेन हमको 17-18 से लेकर 23-24 तक दे दिया है, ठीक है। 7 साल का दे दिया है आपको, उसमें से 3 कंसेक्यूटिव ईयर तक का आपको 100% का मिल जाएगा। पहला में टर्नओवर देखो सब में 25 करोड़ से कम होना चाहिए, 15, 18, 20, 22, 24 सब में हमारा 25 करोड़ से कम है, अगेन कंडीशन फुलफिल हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस में पहले 2 साल हमारा लॉस हुआ है, फिर यहाँ से हमारा प्रॉफिट होना स्टार्ट हुआ है, तो ऑब्वियसली हम डिडक्शन लेना चाहेंगे, तो इस 3 ईयर का हम डिडक्शन लेंगे, क्योंकि हमको यहाँ से डिडक्शन लेना है एंड हमको 3 कंसेक्यूटिव लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट है उसका डिडक्शन ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या क्या लिखा है देखो, कंपनीज एंगेज इन एलिजिबल बिजनेस ऑफ इनोवेशन ऑफ न्यू प्रोजेक्ट, इंकॉर्पोरेट तब है, एक्सिड नहीं कर रहा है, 25 करोड़ सर्टिफिकेट होल्ड कर रहा है, ठीक है। 3 कंसेक्यूटिव ईयर होना चाहिए आउट ऑफ 7 ईयर। तो इन द फर्स्ट एंड सेकंड हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इन द करेंट प्रीवियस ईयर हैज अर्न प्रॉफिट फ्रॉम एंड कैन हेंस 100%, मतलब यहाँ पे 3rd ईयर में उसका प्रॉफिट हो रहा है तो उससे 100% कर सकता है, और उसको 3 कंसेक्यूटिव ईयर का करना पड़ेगा। देयरफॉर हमारा 1920 टू 23-24 तक उसको मिलेगा। हाउएवर 1920 द प्रॉफिट वुड बी प्रॉफिट आफ्टर सेट ऑफ और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस। यहाँ पे हमको ये बता रहा है कि हम जो भी प्रॉफिट करेंगे आफ्टर जो भी हमारा लॉसेस है, ब्रॉड फॉरवर्ड, ये जो प्रॉफिट है ना, यहाँ पे ये जो हमारा प्रॉफिट है 6.52, इसको हम पहले ब्रॉड फॉरवर्ड एंड कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं इसके जो लॉसेस है, एंड देन हम लेंगे, ठीक है। समझ आया, ये वाला इंपॉर्टेंट था, इसमें आपको कंडीशंस ध्यान देना है, ये वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, और डिडक्शन 80 IB, दैट इज डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम सर्टेन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो इसमें बेसिकली हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे। फर्स्ट है, अगर हम कोई भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, उसके लिए कुछ डिडक्शन है, या फिर हम कमर्शियल प्रोडक्शन कर रहे हैं मिनरल ऑयल का, या कमर्शियल प्रोडक्शन कर रहे हैं नेचुरल गैस का, उसके लिए कुछ डिडक्शन है, या फिर हम हमको प्रॉफिट मिल रहा है फ्रॉम अदर हम प्रिजर्व कर रहे हैं या प्रोसेस कर रहे हैं पैकेजिंग ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल या मीट्स प्रोडक्ट्स का, ये सब का कर रहे हैं, तो इसके लिए अलग डिडक्शन है। तो इस सेक्शन में मतलब बेसिकली 3 चीज़ कवर होता है। एक, जम्मू कश्मीर में हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, नेचुरल गैस या मिनरल ऑयल का प्रोडक्शन को हम कमर्शियल कर रहे हैं, या फिर हमारा पैकेजिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और मीट या मीट प्रोडक्ट्स है, तो उसके लिए हमको कुछ डिडक्शन मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं कंडीशंस तो नहीं पढ़ती हूँ, खाली हम क्वांटम ऑफ एंड प्रोडक्शन ऑफ डिडक्शन में आते हैं। अगर आप जम्मू कश्मीर में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कर रहे हैं तो आपको 100% ऑफ द प्रॉफिट एंड गेन डिराइव फ्रॉम सच, आप जितना भी आपका प्रॉफिट होगा उसका 100% आपको अलाउ होगा फॉर इनिशियल 5 ईयर्स। 5 साल के लिए 100% का आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, एंड देयर आफ्टर आपको 25% ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। और अगर आप एक कंपनी है तो 30% ऑफ द प्रॉफिट का रिडक्शन मिलेगा। वंस अगेन, अगर फर्स्ट 5 ईयर का है एंड देयर आफ्टर है, फर्स्ट 5 ईयर के लिए आपको 100% का रिडक्शन मिल जाएगा अगर आप इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद 25% का रिडक्शन मिलेगा रेस्ट ईयर्स के लिए, बट अगर आप जो SSC है वो एक कंपनी है तो आपको 30% का मिलेगा। क्लियर है?
ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस हमारा कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मिनरल ऑयल या कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैसेस के बारे में है। तो इसका भी सिर्फ हम डिडक्शन पढ़ लेते हैं क्योंकि अगेन नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमको डिडक्शन विल बी अलाउड एट 100% ऑफ द प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम सच बिजनेस फॉर 7 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर इंक्लूडिंग द इनिशियल असेसमेंट। तो यहाँ पे आपको बेसिकली 100% का डिडक्शन मिल जाएगा फर्स्ट 7 ईयर्स के लिए एंड उसके बाद कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट 7 ईयर्स के लिए आपको 100% मिलेगा। जम्मू कश्मीर में कितना था, जम्मू कश्मीर के लिए फर्स्ट 5 ईयर में आपको 100% मिलेगा, देन 25% एंड 30% एज अ केस में भी मिलेगा। यहाँ पे फर्स्ट 7 ईयर्स के लिए आपको 100% मिल जाएगा, उसके बाद आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पे आपका ये प्रोसेसिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एंड मीट वाला है, तो यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ डिडक्शन है वो 100% ऑफ द प्रॉफिट फॉर ऑफ सच बिजनेस फॉर 5 असेसमेंट ईयर मिलेगा एंड उसके बाद आपको 25% मिलेगा एंड इन केस ऑफ ए कंपनी। तो ये बेसिकली आपका जम्मू एंड कश्मीर से सेम है। तो बेसिकली इस सेक्शन में हम 2 चीज़ पढ़ रहे हैं, तीन बिजनेसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। एक हमारा क्या क्या 3 बिजनेस है बताओ। एक हमारा जम्मू एंड कश्मीर में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट वाला है, ठीक है। एक हमारा नेचुरल गैसेस या मिनरल ऑयल को कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए था, और एक हमारा ये पैकेजिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मीट्स वाला ये सब था। इसमें आपको 100% का रिडक्शन फॉर 7 ईयर्स मिलेगा, उसके बाद आपको नहीं मिलेगा। और ये दोनों का हमारा सेम था। क्या सेम था? इसमें हमको यहाँ पे 100% का रिडक्शन मिलेगा फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स, उसके बाद हमको 25% मिलेगा, बट अगर हम एक कंपनी है तो हमको 30% मिलेगा। एंड यहाँ पे भी हमारा सेम है, फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए 100%, फिर 25% एंड देन फिर हमारा 30% अगर हम कंपनी है तो इतना रिडक्शन मिलेगा। क्लियर है? इसका क्वेश्चन नहीं है। ओके, नेक्स्ट है 80 IBA, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। हाउसिंग प्रोजेक्ट से अगर कोई डिडक्शन वो हो रहा है तो यहाँ पे जो हाउसिंग फॉर ऑल है, तो यहाँ पे हमारी जो SSC है सबके लिए है, इंडिविजुअल HUF जो भी है हमारा सबके लिए ये डिडक्शन अवेलेबल है। हमको 100% ऑफ द प्रॉफिट एंड गेन हमको अगर जो भी डराइव हो रहा है, हम कोई सपोज हम कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट में डील कर रहे हैं, हम हाउसिंग प्रोजेक्ट का बिजनेस कर रहे हैं, हम बिल्ड कर रहे हैं हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, तो उसमें हमारा जो भी प्रॉफिट एंड गेन होगा उसका 100% हमको क्या मिल जाएगा? रिडक्शन मिल जाएगा। पर जहाँ पे कुछ अगेन कंडीशंस है, कंडीशंस देखना इंपॉर्टेंट है। कंडीशंस क्या क्या है? ये जो प्रोजेक्ट है वो अप्रूव होना चाहिए बाय एन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आफ्टर 1 जून 2016 बट बिफोर 31 मार्च 2020। अगेन यहाँ पे 2016 से लेकर 2020 के बीच में अप्रूव होना चाहिए। प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट होना चाहिए विद इन अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल। तो जिस दिन हमारा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अप्रूव कर रहा है तो उसके 5 साल के अंदर हमारा ये जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो कारपेट एरिया ऑफ द शॉप्स एंड अदर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट इंक्लूडेड इन द हाउसिंग प्रोजेक्ट शुड नॉट एक्सीड 3% ऑफ द एग्रीगेट कैपिटल एरिया, मतलब कारपेट एरिया। सॉरी, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? तो आप जो हाउसिंग प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आपने देखा है कि हर सोसाइटी के आजू बाजू में आसपास में शॉप्स रहते हैं, ठीक है। तो वो जो शॉप होगा उसका जो कारपेट एरिया होगा वो 3% ऑफ एग्रीगेट कारपेट एरिया, ये पूरा हाउसिंग, सपोज ये पूरा आपका हाउसिंग प्रोजेक्ट है, यहाँ पे आपको पूरा बनाना है, तो आपका जो यहाँ पे शॉप्स होगा वो पूरे एग्रीगेट का सिर्फ 3% तक ही होना चाहिए, उसे एक्सेड नहीं करना चाहिए, चाहे वो शॉप है या कोई भी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है। ओके, तो ये आपके कुछ कंडीशंस है। उसके साथ कुछ एडिशनल कंडीशंस भी है। यहाँ पे बेसिकली ये बोल रहा है कि प्रोजेक्ट इज ऑन ए प्लॉट नॉट लेस देन 100 स्क्वायर मीटर्स, ठीक है, इन द सिटीज़ ऑफ चेन्नई, दिल्ली, कलकत्ता एंड मुंबई। साइज यहाँ पे बोल रहा है कि जो प्रोजेक्ट है अगर हम चेन्नई, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई में देखें तो हमारा जो प्रोजेक्ट का प्लॉट है वो लेस देन 100 स्क्वायर मीटर में होना चाहिए। बट अगर कोई अदर प्लेसेस में देख रहे हैं तो वो नॉट लेस देन 200 स्क्वायर मीटर में होना चाहिए, ठीक है। एंड द प्रोजेक्ट इज ओनली हाउसिंग प्रोजेक्ट ऑन द प्लॉट ऑफ लैंड, वो सिर्फ ओनली हाउसिंग प्रोजेक्ट होना चाहिए उस प्लॉट ऑफ लैंड में, और वो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने को मेंटेन करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगेन और दिया है कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जैसे कि बेंगलोर हुआ, चेन्नई, दिल्ली में जो साइज़ प्लॉट ऑफ लैंड होगा वो नॉट लेस देन 1000 स्क्वायर मीटर होगा, कारपेट एरिया नॉट मोर देन 60 स्क्वायर मीटर होगा, और जो परसेंटेज ऑफ फ्लोर एरिया है वो 90% ऑफ द फ्लोर एरिया से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अन्य अदर प्लेसेस में 1000 का 2000, 60 का 90 है, 90 का 80 है। एंड ये ओनली हाउसिंग प्रोजेक्ट ऑन द प्लान होना चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है। और जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, अगेन ये भी एक है कि जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ रेसिडेंशियल यूनिट है वो एक्सीड नहीं होना चाहिए 45 लाख से ज़्यादा, ठीक है। और ये मेल एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, वर्क कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके लिए आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर आप 5 ईयर्स के विद इन नहीं किए तो उसके लिए भी आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा, ओके।
नेक्स्ट आते हैं ATIC, दैट इज स्पेशल प्रोविजन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन अंडरटेकिंग इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट यहाँ पे हमने 2 पढ़ा है, दैट इज हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल में। तो यहाँ पे द सेक्शन अलाउज टैक्स हॉलीडे ऑफ द अंडरटेकिंग विच, जो कि मैन्युफैक्चर करता है या प्रोड्यूस करता है स्पेसिफाइड आर्टिकल या थिंग्स, और या फिर वो सब्सटेंशियल एक्सपेंशन करता है, मतलब आइदर वो प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर करता है उस थिंग्स का, या फिर वो ऑलरेडी कर रहा था और अभी वो सब्सटेंशियली उसको एक्सपेंड कर रहे हैं इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड उत्तरांचल, तो उसको क्या मिलेगा, टैक्स हॉलीडेज मिलेगा, मतलब सर्टेन ईयर्स के उसको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा फॉर द फर्स्ट, क्या है ये, फॉर द 100% फॉर द फर्स्ट 5 ईयर एंड 25% 30% तक। कैसे, जम्मू एंड कश्मीर वाला ही है, जम्मू एंड कश्मीर वाला ही है, ठीक है। और यहाँ पे हमको ये बोला सब्सटेंशियल एक्सपेंशन, जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, एटलीस्ट 50% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी से इंक्रीज होना चाहिए। पहले जितना प्लांट एंड मशीनरी था उसमें एटलीस्ट 50% हमारा और इंक्रीज होना चाहिए, तब हम मानेंगे कि इसमें सब्सटेंशियल एक्सपेंशन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बिजनेस बताया जो कि एलिजिबल है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, इंडस्ट्रियल एरिया, थीम पार्क, ये सब अगर वो कुछ कर रहा है तो ये सब में आपको डिडक्शन मिलेगा, जम्मू एंड कश्मीर वाला जो हमने पढ़ा था वैसे हिसाब से, ओके। फिर है ATIE, दैट इज टैक्स हॉलीडे इन रिस्पेक्ट ऑफ एलिजिबल बिजनेस ऑफ सर्टेन अंडर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। यहाँ पे अगेन यहाँ पे हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, ये सब में अगर हम कोई भी आर्टिकल या थिंग को मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस कर रहे हैं या सब्सटेंशियली एक्सपेंड कर रहे हैं तो बिजनेस कैरी ऑन करने के लिए, तो उसके लिए हमको क्या मिल जाएगा, रिडक्शन मिल जाएगा। क्वांटिटी ऑफ डिडक्शन क्या है, 100% ऑफ द प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम फॉर 10 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर। ये जम्मू एंड कश्मीर वाला नहीं है, ये आपका 10 कंसेक्यूटिव ईयर तक हमको क्या मिल जाएगा, 100% का मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ पे अगेन अभी तक हमने जितना भी पढ़ा इनकम वाले उसका एक बार समरी दिया है, तो एक बार अगर आप देखोगे तो देख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं ATJJA, इंपॉर्टेंट है, नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट बट इट इज़ इंपॉर्टेंट, दैट इज़ जो भी अगर आपको प्रॉफिट एंड गेन हो रहा है फ्रॉम कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब ऑब्वियसली आप ये वाला क्यों कर रहे हैं, ताकि पावर जनरेट होगा, बायो फर्टिलाइजर्स मिलेगा, बायो पेस्टिसाइड्स मिलेगा, बायोलॉजिकल एजेंट्स पता चलेगा, बायोगैस प्रोड्यूस होगा, तो ये सब कुछ एक रीजन्स है, ठीक है। तो ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट करने के लिए, इसलिए यहाँ पे ये सब हमारी अच्छी रीजन्स हैं, इसलिए गवर्नमेंट यहाँ पे रिडक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। SSC कौन है, सारे SSCs को मिलेगा, ओके। और क्वांटम क्या है, 100% ऑफ द इनकम आपको मिलेगा फॉर 5 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर फ्रॉम द ईयर इट इज कमेंस। ऑब्वियसली बहुत कन्फ्यूजन है, कब है 7 ईयर, कब है 10 ईयर्स, कब है 5 ईयर्स, सो इट्स वेरी नेसेसरी कि आप अपना नोट्स बनाओ टेबल फॉर्म में, आपको पता चले कि ये सेक्शन में ये बात बोल रहा है एंड कितना रिडक्शन है, ठीक है। 5 कंसेक्यूटिव ईयर तक है। एंड नाउ दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस भी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, दैट इज़ रिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़। आप न्यू एम्प्लॉयज़ रख रहे हैं तो आपको रिडक्शन मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें हमको बहुत चीज़ देखना रहता है। इसमें फर्स्ट चीज़ कि न्यू एम्प्लॉयज़ को सब कंपनी रखती हैं, बट कितने हद तक न्यू एम्प्लॉयज़ रखो, कैसे करो, क्या करो जो आपको रिडक्शन मिलेगा, वो बेसिकली बताता है। ये ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने के लिए ये रिडक्शन लाया गया है, ठीक है। ओके तो ये सेक्शन में किसको एलिजिबल है, जो भी SSC जो कि एंगेज हो रहे हैं बिजनेस में और उनको 44 AB अप्लाई हो रहा है, ठीक है, मतलब जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है उनके लिए है, ओके। कंडीशंस क्या क्या फुलफिल करना पड़ेगा, कंडीशंस यहाँ पे ये है कि जो बिज़नेस होगा वो जो फॉर्म हो रहा है वो अगेन स्प्लिटअप से नहीं होना चाहिए, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस से नहीं होना चाहिए, या फिर जो बिजनेस इज नॉट एक्वायर्ड बाय द SSC बाय वे ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम एनी अदर पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन, अगेन वही बात बोल रहा है। और ROI के साथ साथ, ROI हमने पहले पढ़ा है कि हमको ROI देना है, ROI के साथ साथ हमको रिपोर्ट ऑफ द अकाउंटेंट जिसमें हमको प्रेस्क्राइब पर्टिकुलर्स जो है वो अपने को मेंटेन करके वो भी हमको डिपॉजिट करना है, ठीक है, ओके। ये सब हम पढ़ेंगे। इसमें आपका अमाउंट ऑफ रिडक्शन कितना है, आपको 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का आपको क्या मिलेगा, रिडक्शन मिलेगा फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक, ठीक है। क्या चीज़ का आपको 30% किसका, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का। नाउ व्हाट डू मीन बाय एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट मतलब टोटल एनवायरमेंट पेड और पेबल टू एडिशनल एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जितना आप एडिशनल एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय किए हो इस साल, उसको जितना टोटल आप दे रहे हो पैसे, उसका 30%,
ठीक है। हाउएवर यहाँ पे हमारा क्या होता है, अगर हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस है, हमारा जो बिजनेस है पहले से था, तो यहाँ पे जो हमारा एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट है उसको हम नील मान लेंगे। अगर कोई भी टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय में इंक्रीज़ नहीं है, ऑब्वियसली अगर आप एम्प्लॉय ही इंक्रीज़ नहीं किए हो, आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है और आपने कोई भी एम्प्लॉय को इंक्रीज़ नहीं किया, मतलब कोई भी एम्प्लॉय को एम्प्लॉय नहीं किया, तो आपका जो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट है उसको आप नील मान लोगे। ठीक है। या फिर आपने एक एम्प्लॉय किया है बट आप जो यहाँ पे आप ये सब दे रहे हो वो अदर देन कैश, वो अदर देन अकाउंट, पे चेक, ड्राफ्ट, NEFT, RTGS, इलेक्ट्रॉनिक मोड से दे रहे हो, मतलब आप कैश में पे कर रहे हो। वंस अगेन बताती हूँ, 30% ऑफ एडिशनल कॉस्ट 3 कंसेक्यूटिव ईयर के लिए आपको रिडक्शन मिलेगा। एडिशनल कॉस्ट मतलब टोटल आप जितना अमाउंट पे कर रहे हो उतना। ठीक है। अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो आपको जो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट है वो हम नील मान लेंगे। अगर कोई भी इंक्रीज़ नहीं है या फिर इंक्रीज़ है बट आप जो ये पे कर रहे हो वो अदर देन आप अकाउंट पे चेक एंड ये सब पे कर रहे हो, मतलब आप कैश में पे कर रहे हो। ठीक है। तो आपको यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलेगा। डिडक्शन नहीं मिलेगा तो आपको जब एडिशनल कॉस्ट ही नील होगा तो उसका 30% आपका 30% ऑफ नील इज़ नील। ओके। एंड इन केस ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द न्यू बिजनेस, अगर आपका फर्स्ट ईयर ऑफ द न्यू बिजनेस है, एमोल्यूमेंट पेड और पेबल टू एम्प्लॉय ड्यूरिंग दैट प्रीवियस ईयर शैल बी डीम्ड टू बी द एडिशनल कॉस्ट। तो जितना आप पे किए हो या पे करने वाले हो उतना आपका एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट होगा और उसमें से आपको 30% का डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है। उसके यहाँ पे यह क्या बोल रहा है कि जो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट है उसमें अगेन आपका, और ये मतलब क्या होता है, मतलब कुछ भी आप कुछ भी दे रहे हैं एम्प्लॉयज़ को उसको हम एम्प्लॉयमेंट मान लेंगे। ओके। एंड यहाँ पे एक एडिशनल एम्प्लॉयज़ के बारे में और बोल रहा है कि एडिशनल एम्प्लॉयज़ अभी तक हमने क्या पढ़ा था, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, उसमें हमारा हमने ये पढ़ लिया कि अगर एग्जिस्टिंग है तो हम नील मान लेंगे। अगर कोई भी एडिशन नहीं हो रहा है या फिर हम उसको पे कर रहे हैं बाय कैश और फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है तो जितना हम पे कर रहे हैं उतना आ जाएगा। एडिशनल एम्प्लॉय मतलब जो भी एम्प्लॉयड है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और उसका एनवायरमेंट इफेक्ट नहीं हो रहे हैं ऑफ द इंक्रीजिंग द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड बाय द ऑन द लास्ट ईयर प्रीवियस, मतलब जो अगर हमारे एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं बट उसका जो सैलरी है वो इफेक्ट नहीं हो रहा है तो उनको हम एडिशनल एम्प्लॉयज़ मान लेंगे। ठीक है। बट हम किसको किसको एक्सक्लूड करेंगे, जो भी एम्प्लॉय जिसका टोटल एनमेंट मोर देन 25,000 पर मंथ है, अगर उनको 25,000 से ज़्यादा अगर हम उनको दे रहे हैं पर मंथ तो उनको हम नहीं मानेंगे। उसके बाद कोई भी एम्प्लॉय जिसने यहाँ पे बोल रहे हैं कि एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयड फॉर लेस देन 240 डेज़। ठीक है। अगर वो एम्प्लॉय हो रहा है फॉर लेस देन 240 डेज़ इन अ प्रीवियस ईयर, और अगर वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अपैरल या फुटवेयर या लेदर प्रोडक्ट है, अगर वो लेस देन 150 डेज़ के लिए एम्प्लॉय हो रहा है तो उसको हम एडिशनल में नहीं मानेंगे। ठीक है। 240 डेज़ एंड 150 डेज़ इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ फुटवेयर्स, लेदर प्रोडक्ट्स या अपैरल, ये सब है। ठीक है। और अगर हमारी जो एम्प्लॉयज़ है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, किसमें कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ पेंशन फंड में, रिकॉग्नाइज पेंशन फंड में, उनको नहीं मानेंगे। ठीक है। तो ये सब कुछ हमारी बातें हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और बोल रहा है कि जैसे 240 डेज़, जो कि ऑब्वियस है, यहाँ पे 240 डेज़ और 150 डेज़ एज अ केस में वो नहीं है। ठीक है। तो उसको हम एडिशनल एम्प्लॉय नहीं मानेंगे। बट हाउएवर अगर सब्सिक्वेंट ईयर में 240 डेज से ज़्यादा एम्प्लॉयड है, 150 डेज से ज़्यादा एम्प्लॉयड है, तो उसको हम सब्सिक्वेंट ईयर में मानेंगे कि वो हमारा एडिशनल एम्प्लॉय है और उसको जो हम एडिशनल कॉस्ट दे रहे हैं उसका 30% उसको सब्सिक्वेंट ईयर में रिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है। इसका क्वेश्चन करते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मिस्टर ए हैज़ कमेंस अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है। कंप्यूटर्स है तो यहाँ पे अपन 240 डेज देखेंगे। ही एम्प्लॉयड 350 न्यू एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 न्यू एम्प्लॉयज़। ठीक है। न्यू एम्प्लॉयज़ 350 है एंड डिटेल्स हमको दिया गया है 1/4 2019, 1/5 2019, 1/8 एंड 1/9 में 75, 125, 15, 100। रेगुलर ये कैजुअल है, ये रेगुलर है। एंड टोटल मंथली एम्प्लॉयमेंट 24 है, 26 है, 25 है, 24 है। तो हम जिसको 25,000 से ज़्यादा दे रहे हैं उसको हम एज एन एडिशनल एम्प्लॉय काउंट नहीं करेंगे। ठीक है। तो यहाँ अच्छा पहले और क्वेश्चन है वो पढ़ लेते हैं। रेगुलर एम्प्लॉय पार्टिसिपेट इन RPF वाइल द कैजुअल एम्प्लॉयज डू नॉट। तो ये कैजुअल भी हमारा हर जगह, क्योंकि वो RPF में नहीं कर रहा है। कंप्यूटर डिडक्शन इफ अवेलेबल टू मिस्टर ए फॉर असेसमेंट ईयर 2021 if the profit and gain derived from the manufacture of computer that year was 75 लाख और उसका जो टर्नओवर है वो 2.16 करोड़ का है। एंड वुड योर आंसर भी सेम इफ जो मिस्टर ए है वो कमेंट्स कर रहे हैं इन द बिजनेस ऑफ फुटवेयर। ठीक है। तो हमको इस क्वेश्चन में किस किस एरिया में क्या क्या देखना है मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट एक सेकेंड, हाँ देखो, सबसे पहले डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्यों ज़रूरी है। नहीं, सबसे पहले मैन्युफैक्चर ऑफ कंप्यूटर है तो इसमें हमको बेसिकली 240 डेज़ देखना है। फर्स्ट चीज़ हमारा यहाँ पे आना चाहिए। फर्स्ट चीज़ अपने को जो देखना है यहाँ पे 240 डेज़ देखना है। वो एम्प्लॉय क्या है नया वाला, ओके। उसके बाद यहाँ पे बोल रहे हैं डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखना है। डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्यों देखना है, क्योंकि कंप्यूटर वाला बिजनेस में तो हमारा अगर 240 डेज से ज़्यादा के लिए है तभी हम उसको एडिशनल में काउंट करेंगे। ठीक है।
तो यहाँ पे आप देखो कि इसमें 240 डेज से ज़्यादा नहीं है, इसमें इस केस में सिर्फ 240 डेज से ज़्यादा नहीं है, तो ये जो 100 है इसको हम नहीं कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इसको हम काट देते हैं। एक सेकेंड, अच्छा सब करेगा। देखो ये 1 था हमारा, ये 2 है, ठीक है, और ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम काट दे रहे हैं क्योंकि ये 240 डेज से ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पे नेक्स्ट अपने को रेगुलर कैजुअल के बारे में तो कुछ बोला नहीं है। नेक्स्ट अपन को यहाँ पे बोला टोटल मंथली एम्प्लॉयमेंट, और वो 25,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये 25,000 से ज़्यादा है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम काट देंगे। हमारा ना तो ये होगा और ना ही ये होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 25,000 से ज़्यादा है। उसके बाद बोल रहे हैं कैजुअल वैसे भी कटता है क्योंकि वो वो कैलकुलेट नहीं कर रहा है, मतलब वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, तो वैसे भी हम ये दो को काटेंगे ही काटेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट एंड गेन डराइव हो रहा है 75 लाख, और टोटल टर्नओवर, यहाँ पे ये देखो ये बात, टोटल टर्नओवर क्यों दिया, स्टार्टिंग में मैंने बताया था 44 AB अप्लाई होना चाहिए, तभी हमको उस कंपनी वाले को, तभी हम क्या करेंगे, डिडक्शन देंगे। तो 1 करोड़ से ज़्यादा होने से 44 AB अप्लाई होगा, तो टोटल टर्नओवर, तो यहाँ पे हमारा कंडीशन फुलफिल है, तो हमको 80 JJAA में हमको डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मिस्टर ए इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन सिंस इज सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट एंड इज एम्प्लॉयड एडिशनल एम्प्लॉय वो किया, देयरफॉर हमारा 2 कंडीशन जो है वो मीट हो रहा है, तो हमको 80 JJAA करना है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हमारे 350 में से हम कितने माइनस कर रहे हैं, ये तीनों माइनस करें, दैट इज 50, 100 एंड 125। 50, 100 एंड 125 माइनस किए, टोटल हमारे कितने बचे हैं, नंबर ऑफ एडिशनल एम्प्लॉयज 75, और 75 एम्प्लॉयज़ वाले को हम क्या दे रहे हैं, 24,000 का एनरोलमेंट दे रहे हैं। तो 24,000 पर मंथ दे रहे हैं, पर मंथ 24,000 इंटू 12 इंटू 75 करेंगे, इतना आएगा। इसका 30% लेके हमको इतना रिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। नोट्स में वही सब एक्सप्लेन किया है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे अपने को क्या बोल रहा है कि व्हाट वुड योर आंसर इफ मिस्टर ए हैज कमेंस्ड द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ फुटवेयर ऑन 1/4/2019। 1/4/2019 के लिए हमको कितना डेज देखना पड़ेगा, हमको 150 डेज देखना पड़ेगा। तो इफ मिस्टर ए इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ फुटवेयर, तो उसको हमको रिडक्शन तभी होगा अगर उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एम्प्लॉयड हैं सिंस दे हैव बीन मोर देन 150 डेज। तो यहाँ पे हमारा ये जो अपन कैलकुलेट करेंगे, ये वाला भी हमको इंक्लूड कर लेंगे, ये वाला, ये जो हमारा ये था, ये हमारा इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे इंक्लूड हो जाएगा, तो हमारे जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है वो बढ़ जाएंगे, एंड उस हिसाब से हमको रिडक्शन मिल जाएगा, ओके। क्लियर है ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। हर एक क्वेश्चन में कुछ कुछ छुपा हुआ है, पहले मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर में, फिर डेट ऑफ पेमेंट में, टोटल मंथली में, फिर आपका यहाँ पे RPF वाले में, फिर आपका टर्नओवर वाले में, सब में कुछ ना कुछ डिटेल्स छुपे हैं। तो आपको क्वेश्चन को माइंडफुली रीड करना है। नेक्स्ट है ATLA, दैट इज डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स, जो आपको ऑफशोर बैंकिंग यूनिट से आ रहा है एंड IFSC से आ रहा है। कौन कौन एलिजिबल एसएससीज है, शेड्यूल बैंक जिनका ऑफशोर बैंकिंग यूनिट SEZ में है, यूनिट ऑफ IFSC, या कोई भी ऐसा बैंक इनकॉर्पोरेट अंडर एनी लॉ ऑफ कंट्री आउटसाइड इंडिया, और उसका जो ऑफशोर बैंकिंग यूनिट है, मतलब फॉरेन बैंक अगर उनका जो यूनिट है वो SEZ में है, तो उनको डिडक्शन मिलेगा, ठीक है, ओके। उनका एलिजिबल इनकम क्या है जो कि क्वालिफाई फॉर रिडक्शन, तो अगर उनको कोई भी इनकम अराइज हो रहा है फ्रॉम ऑफशोर बैंकिंग यूनिट इन SEZ, या कोई भी IFSC से, या कोई भी बैंकिंग बिजनेस से जो कि उनका जो अंडरटेकिंग है वो लोकेट हो रहा है SEZ में, या कोई भी ऐसा अंडरटेकिंग जो कि डेवलप कर रहा है या ऑपरेट कर रहा है या मेंटेन कर रहा है SEZ, हमने ये वाला सेम वर्डिंग हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पढ़ा था, ठीक है। डेवलप एंड ऑपरेट और डेवलप्स एंड मेंटेन इन SEZ, ठीक है। उनके लिए हमको अगर ये सब इनकम हो रहा है तो उस इनकम में उनको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। क्वांटम ऑफ डिडक्शन क्या है, तो अगर कोई भी क्वांटम ऑफ डिडक्शन में हमारा क्या बोल रहा है, शेड्यूल बैंक जिसका ऑफशोर बैंकिंग यूनिट है इन SEZ, और उसका जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो अगर इंक्लूड कर रहा है एनी इनकम, जो कि हमारे यहाँ पे ये हमने ये जो बताया वो इनकम इंक्लूड कर रहा है, तो जो 100% ऑफ सच इनकम है फॉर द फर्स्ट 5 असेसमेंट ईयर, वो हमको क्या मिलेगा, उसका रिडक्शन मिल जाएगा। और नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए हमको 50% का रिडक्शन मिलेगा। फर्स्ट 5 ईयर के लिए 100% का रिडक्शन मिलेगा, नेक्स्ट 5 ईयर के लिए 50% का रिडक्शन मिलेगा, ठीक है। और ये कब से स्टार्ट होगा, बिगनिंग कब से होगा, जब हमको सेबी से या जो भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है या कोई भी लॉ जो भी बाहर वाले के लिए जो लॉ है वो उसने जब परमिशन दिया तब से हमको मिलेगा। यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं कि अगेन सर्टिफिकेट हमको रिपोर्ट चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट से और प्रेस्क्राइब फॉर्म में, ठीक है, और हमको ROI फाइल करना है, और हमको अंडर सेक्शन 23(1) ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में हमको क्या चाहिए, परमिशन चाहिए ऑफशोर बैंकिंग यूनिट के लिए, ठीक है। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सेक्शन नंबर 80P, सेक्शन नंबर 80P इज़ फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो उनको 100% का रिडक्शन अलाउ होगा,
ठीक है। एटीपी हमारा एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है और उसके बाद एक प्रोड्यूसर कंपनी पर एटीपी पढ़ते हैं तो हमको 100% डिडक्शन अलाउ होगा अगर कोई भी प्रॉफिट इन गेन हो रहा है फ्रॉम कैरिंग ऑन एनी बैंकिंग या प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज टू इस मेंबर, कॉटेज इंडस्ट्रीज कर रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट सेल्स कर रहे हैं, पावर एग्रीकल्चर, ये सब लेबर मेंबर, ये सब के लिए हमको क्या मिल जाएगा, 100% का रिडक्शन मिल जाएगा। और ये जो 100% ऑफ पीजीबीपी हमको मिलेगा अगर हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो एंगेज हो रही है इन सब प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब वो एंगेज हो रही है इन सप्लाइंग मिल्क, ऑयल, सीड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, तो हमको यहाँ पे रिडक्शन मिल जाएगा। और अदर इसके लिए 100% मिलेगा। और अदर एक्टिविटीज़ में अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज हो रही है एनी अदर एक्टिविटीज़ जो कि हमारा अदर देन दैट ऑफ हमने ऊपर जो मेंशन किया उससे हमको 50,000 का रिडक्शन मिलेगा। और इनके एंड 50,000 का रिडक्शन मिलेगा और 1 लाख का मिलेगा अगर कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है। उसके बाद जो भी अगर इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम हो रहा है तो उसके लिए भी डिडक्शन मिल जाएगा। लेटिन आउट अगर कोई गोडाउन या वो वेयर हाउस फॉर स्टोरेज प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ को आप लेट आउट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अगर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो रहा है वो भी आपको उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा, बट ये एक्सीड नहीं होना चाहिए 20,000। ठीक है, ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट है एटीपीए, दैट इज़ प्रोड्यूसर कंपनी को रिडक्शन मिलेगा। 100% का रिडक्शन अवेलेबल होगा जो भी प्रॉफिट हो रहा है फ्रॉम दैट प्रोड्यूसर कंपनी अपने को पता है, हमने एक बार तो पढ़ा ही था उसमें, फिर ये बाद में रिमूव हो गया हमारे कोर्स से, लॉ में हमने ये पढ़ा है। तो कोई भी जिसका टर्नओवर लेस देन 100 करोड़ इन एनी प्रीवियस ईयर और सो जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो इंक्लूड करता है प्रॉफिट इन गेन डेराइव फ्रॉम एलिजिबल बिजनेसेस। ये कहाँ लिखा है, मतलब इतना ही याद करो कि आपको 100% ऑफ द जो भी प्रॉफिट आपको गेन हो रहा है अगर आप प्रोड्यूसर कंपनी हो और आप जो एलिजिबल बिजनेस है वो कर रहे हो। एलिजिबल बिजनेसेस में आपका क्या आ जाएगा, एलिजिबल बिजनेसेस में आपका मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रोन आ जाएगा, या परचेज ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट सीड्स, ठीक है, ये सब, या प्रोसेस कर रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सीड्स मेंबर्स, तो ये सब में आपको 100% का रिडक्शन मिल जाएगा। ओके, और यहाँ पे ये एक चीज़ लिखा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर मतलब सपोज यहाँ पे क्या बोल रहा है कि चैप्टर 6A में ये जो प्रोड्यूसर कंपनी का जो इनकम होगा उसमें जो भी हमारा डिडक्शन पहले से हमको गिवन है वो सब डिडक्शन ले लेंगे, फिर जितना हमारा बचा हुआ इनकम आएगा टोटल इनकम उसमें फिर हम क्या करेंगे एटीपीए का डिडक्शन ले लेंगे। ठीक है, मतलब चैप्टर 6 का डिडक्शन भी अवेलेबल होगा। ओके, नेक्स्ट है ATQQB, दैट इज डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी इनकम ऑफ ऑथर्स ऑफ सर्टेन बुक्स अदर देन दैट ऑफ टेक्स्ट बुक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए है जो डिडक्शन कितना मिलेगा, जितना एलिजिबल आपको रॉयल्टी रिसीव हो रहा है और जो ₹30,000 है, सॉरी ₹3 लाख है, विच एवर इज लेस है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि जो ये एलिजिबल रॉयल्टी है वो आपका लमसम में भी मिल सकता है, लमसम में भी मिल सकता है या फिर बिना लमसम भी मिल सकता है। तो लमसम मिल रहा है तो आपको पूरा जो पूरा अमाउंट को हम मान लेंगे कि रॉयल्टी है, बट अगर आपको लमसम नहीं मिल रहा है तो अप टू 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड को हम मान लेंगे कि वो आपका रॉयल्टी है। ठीक है, ओके, यहाँ पे फिर हमारा ये डिडक्शन का बात हो गया। आपको एक सर्टिफिकेट फर्निश करना है रिक्वायर्ड फॉर्म में। यहाँ पे पीरियड फॉर रिपेट्रिएशन में यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ये बोल रहा है कि यार अगर आपका जो रॉयल्टी है वो इंकर हो रहा है आउटसाइड इंडिया, आपको जो रॉयल्टी रिसीव हो रहा है आउटसाइड इंडिया, तो आप उसको इंडिया में लाएंगे। तो अगर आप विदिन 6 मंथ आप वो जो पैसे हैं आप उसको अगर इंडिया में ला पा रहे हैं तभी आपको रिडक्शन मिलेगा, वरना आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, एंड ATRRB इज़ इन केस ऑफ डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी ऑन पेटेंट। तो अब अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल है जो कि रजिस्टर्ड हो एज अ ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इन्वेंशन, तो आपको यहाँ पर डिडक्शन मिलेगा अप टू द अमाउंट ऑफ 3 लाख। ओके, या फिर जितना रॉयल्टी रिसिप्ट है विच एवर इज़ लोअर, सेम रॉयल्टी रिसिप्ट या 3 लाख विच एवर इज़ लोअर उसका आपको मिल जाएगा। अगेन यहाँ पे भी रिपार्टेशन वाला है कि अगर आपको 6 मंथ तक लाना है पैसे, वरना आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा। अभी आते हैं थोड़े अच्छे इंपॉर्टेंट सेक्शंस में। हाउएवर ये भी इंपॉर्टेंट है बट सब इंपॉर्टेंट नहीं था, जो इंपॉर्टेंट था उसको हमने डिटेल में स्टडी किया। सबसे इंपॉर्टेंट ये एम्प्लॉयमेंट वाला था, ओके, वो हमने डिटेल में स्टडी कर लिया है। अब आते हैं नेक्स्ट ATTTA में, दैट इज़ आपने क्या किया है, अपने सेविंग अकाउंट बनाया है, उसमें आप डिपॉजिट करो तो उसमें जो आपको इंटरेस्ट आएगा उसमें आपको रिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, ये किसके लिए होगा, इंडिविजुअल और HUF के लिए होगा। कितना अमाउंट ऑफ डिडक्शन मिलेगा, जितना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है उतना, या फिर ₹10,000 विच एवर इज़ लोअर, उतना का आपको रिडक्शन मिल जाएगा। आपका जो सेविंग अकाउंट होना चाहिए वो विद बैंकिंग कंपनी होना चाहिए, विद कोऑपरेटिव सोसाइटी होना चाहिए, या विद पोस्ट ऑफिस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ATTTB,
ATTT भी बोल रहा है कि डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन। यहाँ पे आपका सीनियर सिटीजन के ऊपर आ रहा है। तो अगर आप एक सीनियर सिटीजन है जिसका एज 60 ईयर या उससे ज़्यादा है, तो वो अगर कोई भी कुछ भी डिपॉजिट कर रहा है बैंक से, कोऑपरेटिव सोसाइटी में या पोस्ट ऑफिस में, तो उनको अमाउंट ऑफ डिडक्शन मिलेगा। अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना है? जितना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उस डिपॉजिट से, या ₹50,000 विच एवर इज लोअर। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ था वो सेविंग बैंक अकाउंट हुआ था। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट है, यहाँ पे आपका सेविंग नहीं है। तो आप जो भी डिपॉजिट कर रहे हैं उसमें जो भी इंटरेस्ट रिसीव होगा, उसका जो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है ₹50,000 विच एवर इज लोअर, उतना का आपको क्या मिल जाएगा? रिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, मिस्टर ए एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है जो कि 61 ईयर है। तो यहाँ पे आपको स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि ये कौन से वाली बात कर रहा है, ये ATTB के बारे में बात कर रहा है। ठीक है। उसने जो बिजनेस इनकम अर्न किया है 1,35,000 का, लॉटरी इनकम 1,20,000 है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ही हैज ऑल्सो हैड इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट ऑफ ₹30,000 विद बैंक। ही इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ ₹1,50,000 PPF। व्हाट इज द टोटल इनकम ऑफ द मिस्टर ए? तो मिस्टर ए का टोटल इनकम कितना है? PGBP से उसको 1,35,000 मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 30,000 मिल रहा है, लॉटरी इनकम 120,000 मिल रहा है। अभी इसमें रिडक्शन देखेंगे। रिडक्शन देखने के लिए सबसे पहले जो ये PPF में इन्वेस्ट कर रहे हैं 1,50,000, उसका उनको रिडक्शन मिल जाएगा। एंड ATTB में 30,000 का रिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है। बट यहाँ पे अगेन अगर हम अगेन देखें, यहाँ पे एक क्वेश्चन इसका हम फर्स्ट वीडियो में कर भी रखे हैं कि ये लॉटरी इनकम हमको दिया गया है। लॉटरी इनकम अभी हमने बताया कि जो डिडक्शन होते हैं वो हमको स्पेशल इनकम में नहीं मिलते हैं। तो अपन इतना तो कर लिए, जब हम डिडक्शन करेंगे तो अपन एज्यूम करेंगे कि ये जो लॉटरी इनकम है वो हमारे पास है ही नहीं। तो अब हमारा ग्रॉस टोटल इनकम कितना गया? 1,65,000। तो हमको जो डिडक्शन मिलेगा वो अप टू तो GTI मिलेगा, दैट इज़ 1,65,000 ही मिलेगा। और यहाँ पे हम अगर हमने सारा डिडक्शन कैलकुलेट किया वो 1,80,000 है। तो हमारा ये जो डिडक्शन है वो रिस्ट्रिक्टेड टू 1,65,000 होगा। तो हमारा जो टोटल इनकम है वो 1,20,000 होगा। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट आते हैं मिस्टर गुरनाम, एज 42 ईयर्स का सैलरी इनकम है कंप्यूटेड। अगेन यहाँ पे सैलरी इनकम है जो है कंप्यूटेड है, तो अपने को वो जो डिडक्शन है वो माइनस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। ही हैज़ अर्न इंटरेस्ट ऑफ ₹14,05,500 ऑन द सेविंग बैंक अकाउंट विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ईयर। कंप्यूट टोटल इनकम हमारे पास फॉलोइंग पर्टिकुलर्स है। ओके। यहाँ पे बोला लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड टू बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस एंड कैश अमाउंटिंग टू, पहले बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको बता दूंगी कहाँ कहाँ पर तुमको क्या क्या ध्यान देने, बस क्वेश्चन पढ़ना मस्ट है। 3 चीज़ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में बोल रहा है। बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस को हम कैश में इंश्योरेंस पे किए हैं, अमाउंटिंग टू कैश में प्रीमियम पे किया अमाउंटिंग टू ₹25,000 फॉर द इंश्योरेंस ऑफ हिज लाइफ ऑफ हिज डिपेंडेंट पेरेंट्स टेकन ऑन 15/7/2017। और सम एश्योर्ड था हमारा 2 लाख का। ठीक है। डेट देखना है, अमाउंट देखना है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 25,000 पे किए हैं फॉर द इंश्योरेंस ऑफ हिज मेजर सन हु इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम। सम एश्योर्ड ऑन लाइफ इज सन इज़ 2,50,000 और वो पॉलिसी हुआ था 33। जो चिल्ड्रन है वो जो चाइल्ड है वो डिपेंडेंट नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हमने चेक से पे किया है। इंश्योरेंस पॉलिसी वॉज टेकन ऑन 8/9/2016 सम एश्योर्ड इज 2 लाख। प्रीमियम कितना पे किया है फॉर हेल्थ इंश्योरेंस फॉर सेल्फ एंड हिज वाइफ, हमने 26,000। 1,500 पेड इन कैश फॉर हिज हेल्थ चेकअप एंड 4,500 पेड इन चेक फॉर हेल्थ चेकअप फॉर हिज पेरेंट्स हु आर सीनियर सिटीजन। 6,500 हमने इंटरेस्ट पे किया है लोन फ्रॉम द बैंक फॉर MBA कोर्स, सेकेंडरी हायर एजुकेशन के लिए। ठीक है। स्टडी लोन लिया है, उसका जो इंटरेस्ट पे किया है 6,500 है। A sum of ₹15,000 donated in cash to the institution approved by purpose for 80G for promoting family planning। फैमिली प्लानिंग ये भी सब फर्स्ट वीडियो के, ये पूरा फर्स्ट वीडियो का क्वेश्चन है। तो अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखें तो जरूर से देखें, तभी आपका ये क्वेश्चन एकदम इजीली सॉल्व होगा। अभी मैं आपको डिटेल्स बताती हूँ इस क्वेश्चन। ओके, तो अब ये क्वेश्चन में मैं सब मार्क आउट कर लूँ क्या क्या आएगा, मैं आपको अभी क्लियरली बता देती हूँ। देखो, क्वेश्चन के हर एक वर्ड को अपने को ध्यान से देखना है। एज है 42 ईयर्स, रेलिवेंट हो सकता है नहीं भी हो सकता है, बट अपन एक बार देख लेंगे। सैलरी इनकम कंप्यूटेड है, तो सबसे पहले सैलरी इनकम आप अपना यहाँ पे लिख लो 5,50,000। जो हो गया है वो पे मैं काट देती हूँ। ठीक है। फिर है नेक्स्ट, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ही अर्न इंटरेस्ट ऑफ ₹14,500 ऑन द सेविंग बैंक अकाउंट विद स्टेट बैंक। तो ये वाला भी एक बार ऐड होगा, बाद में भले डिडक्ट होगा नहीं होगा वो हम बाद में देखेंगे। एक बार तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऐड होगा। तो हमारा ग्रॉस टोटल इनकम आ गया, राइट। ग्रॉस टोटल इनकम आ गया इतना। ओके, नाउ अपने को सबसे बड़ा ध्यान जो यहाँ पे ये देखना है कि हमारा जो डिडक्शन का अमाउंट होगा वो ग्रॉस टोटल इनकम से एक्सीड नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है। अभी हम एडजस्टमेंट्स में जाते हैं। फर्स्ट क्या बोल रहा है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड टू बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस इन कैश। जहाँ भी अपने को कुछ लग रहा है कि हाँ कुछ एक वर्ड हो सकता है, इन कैश अमाउंटिंग टू ₹25,000 फॉर इंश्योरेंस ऑफ लाइफ टू हिज डिपेंडेंट पेरेंट्स
इंश्योरेंस पॉलिसी हमारा लिया था 15/7 को, जो कि बिफोर 14 नहीं है, 14 2012 तक का लिमिट है, तब 20% लगता था, उसके बाद ले रहे हैं तो 10% लगेगा, ठीक है। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है, 80C के अंदर पेरेंट्स नहीं आते हैं, 80D के अंदर पेरेंट्स आ रहे थे, ठीक है। 80C के अंदर सिर्फ स्पाउस और चिल्ड्रंस और इंडिविजुअल आएगा। तो यहाँ पे ये जो डिपेंडेंट पेरेंट्स है उसका जो हमको कोई भी रिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई भी रिडक्शन नहीं मिलेगा। तो ये वाला हमारा हो गया एक बार। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं सेकंड, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 25,500 है, पेड फॉर द इंश्योरेंस ऑफ लाइफ ऑफ हिज मेजर सन। अगेन यहाँ पे 80C में सन है, तो यहाँ पे अगर सन है तो वो आएगा, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स नहीं आते, बट स्पाउस एंड सन आएगा। एंड सन यहाँ पे जो है, यहाँ पे लिखा है कि डिपेंडेंट नहीं है। तो 80C में ध्यान रखने की बात यहाँ पे ये है कि चिल्ड्रन आएंगे वेदर और नॉट डिपेंडेंट है या नॉट नहीं डिपेंडेंट है, बट 80D में सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट चिल्ड्रंस आएंगे, ठीक है। सम एश्योर्ड है हमारा 2,50,000। लाइफ इंश्योरेंस लिया गया था कब, 30/3/2012, जो कि बिफोर 1/4/2012 है। देयरफॉर जो हमको होगा प्रीमियम पेड होगा या फिर 20% ऑफ सम एश्योर्ड होगा, विच एवर इज़ लोअर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रीमियम अमाउंट आ जाएगा 2,25,500, ओके। तो ये वाला भी क्लियर हुआ, ओके। नेक्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक ऑफ ₹22,500 फॉर द इंश्योरेंस ऑफ हिज ओन लाइफ, चलेगा। इंश्योरेंस हुआ था 8/9/2016, जो कि बिफोर 1/4/2012 नहीं है, मतलब आफ्टर है। तो यहाँ पे हमारा 10% आ जाएगा। तो 2 लाख का 10% हमारा 20,000 आएगा, या फिर जितना प्रीमियम पेड है विच एवर इज लोअर, तो हमारा जहाँ पे 20,000 आना चाहिए। ये देखो 20,000 आ गया, तो इसको भी हम डिडक्ट कर लेते हैं, ओके। तो जो जो हो जा रहे हैं उसको मैं एक बार काट ही देती हूँ। नेक्स्ट, प्रीमियम ऑफ ₹26,000 पेड बाय चेक फॉर हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ सेल्फ एंड वाइफ। यहाँ पे हमारा 80D आया। 80D में यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये चेक में लिया गया है। तो मैंने आपको 80D में बताया कि हम जब मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं या कोई भी कुछ भी कर रहे हैं, तो हम कैश में पे नहीं कर सकते एक्सेप्ट प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे, और यहाँ पे ये चेक किया सेल्फ एंड स्पाउस के लिए, तो इसका जो लिमिट है वो 25,000 तक ही लिमिट है। यहाँ पे वो 26,000 दिया है, तो हमको 25,000 का ही रिडक्शन मिलेगा, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 1,500 पेड इन कैश फॉर हेल्थ चेकअप। तो ये हेल्थ चेकअप यहाँ पे लिखा है, तो इसको अपन एज्यूम करें कि वो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के ही बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो कैश है वो अलाउड है, यहाँ पे ये चेक है अलाउड है, चेक तो अलाउ है बट कैश भी अलाउड होगा, ठीक है। 1,500 पेड इन हेल्थ चेकअप एंड 4,500 पेड इन चेक फॉर हेल्थ चेकअप ऑफ हिज पेरेंट्स, जो कि सीनियर सिटीजन है। तो वो टेबल याद करो, उसमें मैंने सेकंड में ये बताया था कि अगर आपके जो पेरेंट्स है वो सीनियर सिटीजन है, दैट इज एज ऑफ 60 या मोर है, तो उसमें आपको फर्दर लिमिट मिलेगा। बट आपको यहाँ पे आप अगर अपने इंडिविजुअल स्पाउस या चिल्ड्रन के ले रहे हैं जो कि डिपेंडेंट होंगे, वो 25,000 का ही लिमिट है, इंक्लूडिंग दिस वन, ठीक है। क्योंकि इसी में हमने पढ़ा कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी आता है। हमने 3 चीज़ पढ़ा था, वो टेबल को रिकॉल करो, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ स्कीम और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का, ये तीनों का मैक्सिमम हमको 25,000 मिलेगा। तो यहाँ पे तो अपने को 25,000 डिडक्शन ले लिया, तो ये 1,500 का हमारा डिडक्शन और नहीं आएगा। बट यहाँ पे क्योंकि ये सीनियर सिटीजन का है, तो उसमें हमको और एडिशनल 25,000 का रिडक्शन मिलता है। तो यहाँ पे अपने 4,500 ही पे किए हैं, तो यहाँ पे हमारा 4,500 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 80C के अंदर अपने को 45,500, जो कि 1,50,000 के वेल विद इन है। 80D में ऐसा कुछ लिमिट नहीं है, 29,500 हमको मिल गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये दोनों भी हमारा हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि हमने पेड इंटरेस्ट ऑफ 6,500 ऑन लोन टेकन फ्रॉम बैंक फॉर MBA कोर्स परस्यूड बाय हिज डॉटर, चलेगा। 80E में आपको 6,500 डिडक्ट हो जाएगा। एंड लास्ट में बोल रहा है, ठीक है, तो ये 6,500 हमारा डिडक्ट हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि इस सम ऑफ ₹15,000 डोनेटेड इन कैश टू एन इंस्टीट्यूशन अप्रूव फॉर पर्पज ऑफ सेक्शन 80G फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग। हमने कैसे हमको याद करना था, मैं आपको तरीका बताई थी। अगर नहीं तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप एक बार वो वाला फर्स्ट वीडियो तो ज़रूर से देखें, ठीक है। सेकंड वीडियो देखें ना देखें, फर्स्ट वीडियो तो आपको ज़रूर देखना है। हाउएवर अगर आप ये बात सुनेंगे कैसे अगर आप सेकंड वीडियो नहीं देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो यहाँ पे हमारा हमने पढ़ा था कि जो डोनेशन है, हमने 4 डोनेशन होता है। फर्स्ट होता है 100% वाले के लिए विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, सेकंड होता है 50% विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, फिर होता है 100% विद क्वालिफाइंग लिमिट एंड 50% विद क्वालिफाइंग लिमिट। बट यहाँ पे हमको एक हमारा कंडीशन रहता है कि वो कैश में नहीं होना चाहिए,
ठीक है। बट यहाँ पे ये कैश में, इसलिए हमको यहाँ पे कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। ओके, ये दोनों क्लियर हुआ। अब यहाँ पे एक चीज़ और छूट रहा है, वो है ये वाला, इधर वाला इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट। तो वो भी हमारा अंडर 80 TDA हो जाएगा, बट वो अगेन हमको सिर्फ 10,000 तक का ही हमको मिलेगा। तो वो हम 10,000 का ले लेंगे, बाकी जो 4,500 वो होगा। तो हमारा ये भी हो गया 6,500 और ये 10,000 भी हो गया। तो हमारा टोटल डिडक्शन इतना हुआ, तो हमारा जो टोटल इनकम है वो इतना हुआ। ठीक है, क्लियर है। नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ोगे तो पढ़ सकते हो। 80U को मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि डिसेबिलिटी होता है, तो मैंने इसको एक के साथ पहले से बता दिया था कि 75,000 एंड 125 का मिलेगा। अब आते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस में। टोटल 9 क्वेश्चंस है, उसमें से क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 हमारे MCQs हैं। ठीक है, तो बेसिकली 6 क्वेश्चंस अपने को ये वाले हैं एंड देन 3 हमारे MCQs हैं। तो इवन जल्दी से करने की कोशिश करते हैं। तो इवन मैं क्या करती हूँ, मैं ओके नहीं, अपन डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में करेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये अगेन क्या जो क्वेश्चन अपने को इंपॉर्टेंट लग रहा है वो अपन हाईलाइट करेंगे। मिस्टर श्रीनिवासन, एज है हमारा 61 ईयर, इतना हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, तो बेसिकली अपन को डिडक्शन निकालना है इसमें ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 80C। ओके, 80C के ऊपर है ये क्वेश्चन पूरा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किए हैं, किसके लिए पे किए हैं? अगर फादर होगा तो नहीं आएगा। 80C में पेरेंट्स नहीं आते हैं, 80C में सिर्फ इंडिविजुअल्स, स्पाउस और चिल्ड्रन आते हैं। चिल्ड्रन डिपेंडेंट हो ना हो चलेगा, ठीक है। वेयर एज 80D में स्पाउस आएगा, चिल्ड्रन जो आएंगे वो डिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे पेरेंट्स आएंगे, पेरेंट्स डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दोनों चलेंगे। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 15,000, एक्चुअल सम हमारा एश्योर्ड है 1,40,000। इंश्योरेंस पॉलिसी वॉज टेकन ऑन 31 मार्च 2012 विच इज़ बिफोर 1/4 2012। तो यहाँ पे अपना सम 1,40,000 का 20% या ₹15,000 विच एवर इज लोअर आ जाएगा। तो यहाँ पे ₹15,000 का आपको रिडक्शन मिल जाएगा फर्स्ट नोट में। फर्स्ट नोट आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंट्रीब्यूशन टू, एक सेकेंड ब्लर क्यों हो गया ये, कंट्रीब्यूशन टू PPF दैट इज़ ₹40,000 इन द नेम ऑफ फादर। अगेन मैं यहीं पे यही बोल रही हूँ कि यहाँ पे आपको बताया कि 80C में आएगा। 80C में आते ही आपको यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया कि फादर आता ही नहीं है। यहाँ पे कौन आएगा, स्पाउस आएगा, इंडिविजुअल आएगा और चिल्ड्रन आएंगे। चिल्ड्रन डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो 40,000 है वो नहीं आएगा। नेक्स्ट है ट्यूशन फ़ी पेमेंट 8,000। ट्यूशन फी में हमने क्या पढ़ा था कि 2 बच्चों का ट्यूशन फीस तक अपने को डिडक्शन अलाउ होगा, ट्यूशन फीस ही अलाउ होगा। ट्यूशन फीस पेमेंट है 8,000 ईच फॉर 2 सन्स जो कि परस्यू कर रहे हैं फुल टाइम ग्रेजुएशन कोर्स इन कलकत्ता। एंड ट्यूशन फीस फॉर डॉटर पर्सन PhD इतना यहाँ पे USA में 2,50,000। तो अपने को 2 जन का मिलेगा, तो 8,000 × 2 अपन 16,000 कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि हम USA वाले का क्यों नहीं लिया, हम एक सन इसमें से ले लेते, एक यहाँ पे डॉटर का ले लेते, तो अपने को ज़्यादा रिडक्शन मिल जाता। तो इसके लिए अपन नोट 3 देखेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि जो ट्यूशन फीस पे टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया इज़ नॉट एलिजिबल फॉर रिडक्शन। याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम ट्यूशन फीस है तो एजुकेशनल, बाहर वाले का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का ट्यूशन फीस हमको रिडक्शन नहीं मिलेगा। बट अगर आप एक एजुकेशनल लोन ले रहे हो और एजुकेशनल लोन में जब इंटरेस्ट पे करोगे और वो एजुकेशनल लोन आप इसलिए ले रहे हैं ताकि आप अपने बच्चे को अब्रॉड भेजें, तो आपको रिडक्शन मिलेगा। बट जो ट्यूशन फीस है उसका रिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हाउसिंग लोन प्रॉपर्टी रिपेमेंट है 32,000 का एक्सिस बैंक को। द प्रॉपर्टीज़ अंडर कंस्ट्रक्शन वाले का हमको रिडक्शन नहीं मिलता है। हमको अगर वो फुल्ली कंस्ट्रक्टेड है तो हमको रिडक्शन मिलेगा। उसका बोला है कि प्रिंसिपल रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन फ्रॉम अ रिलेटिव। अभी हमने ये लोन लिया है किससे, हाउसिंग लोन लिया है रिलेटिव से, तो रिलेटिव वाला का रिडक्शन नहीं है। आप कोई मतलब स्पेसिफाइड लोगों से ही ले सकते हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ, स्टेट गवर्नमेंट हुआ, राइट। कोई भी स्पेसिफिक बैंक या उससे हुआ, आप रिलेटिव से अगर आप ले रहे हैं वो इनफॉर्मल लोन हुआ, उसके लिए आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा। डिपॉजिट अंडर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 15,000, उसका रिडक्शन मिल जाएगा। 5 ईयर पोस्ट ऑफिस मिल जाएगा, इन्वेस्टमेंट नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो, हाउसिंग लोन प्रिंसिपल रिपेमेंट में एक भी नहीं मिला, सीनियर सिटीजन मिल गया, पोस्ट ऑफिस मिल गया, NSC वाला मिल गया, टोटल इन्वेस्टमेंट है। और यहाँ पे हमको 80C में और एक बात और लास्ट में ध्यान देना है कि 1,50,000 का लिमिट है। तो यहाँ पे 166 आ रहा है, तो हमको एलिजिबल डिडक्शन 1,50,000 का है, तो अपने को मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं कि X लिमिटेड है, उसका 2 यूनिट है, एक यूनिट N है, एक यूनिट Y है। यूनिट N एंगेज हो रहा है इन द बिजनेस ऑफ पावर जनरेशन इंस्टॉल्ड ऑफ विंड मिल इन March 18, और उसका जो ये वाला हमारा 80IA के ऊपर है। इसको हम डिटेल में पढ़े नहीं थे, इसलिए इसका क्वेश्चन डिटेल में करेंगे, ठीक है।
ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक्स का दो यूनिट है, यूनिट एन और यूनिट वाई। यूनिट एन हमारा पावर जनरेशन का काम करती है, तो उसमें जो प्रॉफिट है वो 100 लाख हुआ है इन असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21, और उसमें वो 120 का डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे लॉस हो जा रहा है 20 का, राइट। और यहाँ पे एक दूसरा जो यूनिट वाई था वो वायर्स नॉन एलिजिबल बिजनेस मैन्युफैक्चर करता है, जिसका उसका प्रॉफिट होता है 70 लाख का। तो यहाँ पे ये क्या किया है, ये जो हमारा फर्स्ट यूनिट एन में जो हमारा 20 लाख का लॉस हुआ, मतलब हमारा जो प्रॉफिट था 100, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 120 का लॉस हो रहा है। 20 का जो हमारा लॉस था उसको वो सेट ऑफ कर लिया है अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ यूनिट वाई, दैट इज 70, और उसको 50 लाख दिखा दिया। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन पूछ रहा है क्या हमको डिडक्शन मिलेगा, ये सब। ठीक है, तो यहाँ पे केस स्टडी है, तो बेसिकली सबसे पहले अपने को तो ये देखना है कि हमको डिडक्शन कब मिलेगा, प्रॉफिट हो रहा है तभी तो मिलेगा, लॉस का क्या डिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे तो यहाँ हमारा क्या हो रहा है, यूनिट एन के लिए लॉस हो रहा है, तो उसके लिए तो कोई रिडक्शन है नहीं ना। हम करते हैं सेट ऑफ वाली बातें। सेट ऑफ वाले बातें में हमको यहाँ क्या बोल रहा है कि अगर हमारा सेम हेड ऑफ इनकम को पहले, अगर सेम हेड ऑफ इनकम है, ये पीजीबीपी का है, तो हम उसमें से डिडक्ट कर लेंगे। अगर अगर पीजीबीपी नहीं है, फिर हम अदर हेड में जाएंगे। तो यहाँ पे तो पीजीबीपी में हमारे पास सफिशिएंट है। ठीक है, 70 लाख का हमारे पास प्रॉफिट है, 20 लाख का लॉस है, तो अपन सेट ऑफ कर सकते हैं। तो हमने सेट ऑफ कर लिया, वेल एंड गुड। ठीक है, तो अभी हमारा देखो तो नेट प्रॉफिट ऑफ 50 लाख वुड बी टैक्सेबल इन द असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक बार हम सेट ऑफ कर लेंगे, तो अभी हम सब्सिक्वेंट ईयर में अगर हमको ATIA का डिडक्शन चाहिए तो पहले हमको माइनस करना पड़ेगा। दैट मीन्स अब सपोज क्या हो रहा है, हमारा यूनिट एन में देखो 100 लाख का प्रॉफिट था, उसमें 120 लाख का डेप्रिसिएशन में 20 लाख का लॉस हो गया। अब जब नेक्स्ट ईयर में जो प्रॉफिट कमाएगा यूनिट एन, उसमें से पहले जो हमने सेट ऑफ किया है वो अमाउंट उसमें से माइनस करेंगे। दैट इज 80, सपोज फॉर से हमारा सब्सिक्वेंट ईयर में हमारा जो यूनिट एन है वो 120 लाख क्या करता है, 120 लाख प्रॉफिट कमाया, अभी 100 लाख कमाया, और नेक्स्ट सब्सिक्वेंट ईयर में 120 लाख कमाया। तो हमने जो 20 लाख को सेट ऑफ किया था यूनिट वाई से, उसको पहले अपने को माइनस करना पड़ेगा। दैट इज़ 120 माइनस 20 करना पड़ेगा, 100 आएगा। एंड नाउ 100 लाख पे अपन ATIA का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। हाउएवर, यहाँ पे पढ़ो अच्छे से, हाउएवर वन सेट ऑफ इज अलाउड अगेंस्ट, ये सेक्शन वगैरह मत देखो, उससे कन्फ्यूजन होता है। हाउएवर वन सेट ऑफ इज अलाउड अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अनदर सोर्स अंडर द सेम हेड, अ रिडक्शन टू सच एक्सटेंट इज नॉट पॉसिबल इन एनी सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर। देयर इज अ लॉस सो सेटअप अंडर सेक्शन, लॉस ऑफ सेटअप हैज़ टू बी फर्स्ट, जो हमने लॉस को सेटअप किया है उसको फर्स्ट आपको डिडक्ट करना है फाइल कंप्यूटिंग प्रॉफिट एलिजिबल फॉर रिडक्शन अंडर सेक्शन ATIA इन द सब्सिक्वेंट ईयर। ठीक है, देयरफॉर जो नेट प्रॉफिट ऑफ यूनिट एन है उसको अपने को रिड्यूस करना पड़ेगा 20 लाख से फॉर कंप्यूटिंग द प्रॉफिट एलिजिबल फॉर रिडक्शन अंडर ATIA इन दैट ईयर। क्लियर है, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। फॉलोइंग डिटेल्स हमको बताया, मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, मिस्टर सी है। सैलरी इनकम कंप्यूटेड दिए है, कुछ नहीं करना है, एज इट इज़ आ जाएगा। इंटरेस्ट इनकम फिक्स डिपॉजिट है, कुछ नहीं करना है। हमको फॉलोइंग चीज़ें बताई हैं। सबसे पहले हम डिपॉजिट किए हैं PPF में, ठीक है, ATC रिडक्शन मिल जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कौन पे किया है, सी का। तो पहले आपको यहाँ पे 3 कॉलम बनाने, A B C का। सैलरी आपका आ जाएगा, ठीक है। और इंटरेस्ट इनकम भी आ रहा है क्या, देख लो, इंटरेस्ट इनकम भी हमारा आ गया है। डिपॉजिट इन PPF 1,50,000 ए में से माइनस कर लो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे क्या है, सी क्या है। सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए, ATU के लिए, ओके। सेल्फ के लिए कर रहा है, स्पाउस के लिए कर रहा है, ATC में आ जाएगा। कब लिया है, पहला वाला 1/4/2012 से पहले लिया है, तो यहाँ पे ये आएगा 20%, और सेकंड वाला में 10% आएगा। तो इस हिसाब से विच एवर इज लोअर कर लो। तो पहला वाला में 12,500 आ जाएगा, एंड दूसरा वाला में 12,500 आ जाएगा, एंड पहला वाला में 15,000 का 15,000 ही रहेगा। कौन है ये, मिस्टर सी। यहाँ पे आपको डायरेक्ट दे दिया है, देखो, पहला वाला 15,000 आ जाएगा, दूसरा वाला में 12,500 आ जाएगा, एंड तीसरा वाला में अगर हमारे यहाँ पे जो सेक्शन है वो ATU का है, तो उसका क्या है वो देख लो, उसका हमारा 15% है, ठीक है। अगर आप ATU में या ATDDV में करें तो जो प्रीमियम पे करें और उसका 15% आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो रिडक्शन है वो 30,000, टोटल मिला के 57,500 आ जा रहा है। समझ में आया? थोड़ा ज़्यादा स्पीड हो गया, मैं लिख के बताऊँ। देखो,
ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। डेट ऑफ इश्यू पॉलिसी पर्सन है, एक्चुअल कैपिटल सम एश्योर्ड है, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये वाला प्रेजेंटेशन इससे पहले जब हम फर्स्ट वीडियो में किया था उसमें भी एक इलस्ट्रेशन किया था, उसमें भी ऐसा ही सेम प्रेजेंटेशन था। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप। ओके, 2 हमारे हो गए। कैफे पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम बाय फॉलोइंग पर्सन टू इशू देयर हेल्थ। तीनों का एज 60 से कम है, तो इसमें अपने को एडिशनल वाला को देखना नहीं है। अभी हमने क्या किया है, ये मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है। तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अगर हम पे कर रहे हैं कैश है तो हमको तो मिलेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अगर हम कैश से पे करें तो उसका रिडक्शन मिलेगा। बाकी अगर हम कोई सा भी कैश से करें तो हमको अपने को रिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, अकाउंट पे चेक, क्रॉस चेक, डिडक्शन मिल जाएगा 30,000 एंड 20,000। ठीक है, पर मैक्सिमम हमको कितना मिलेगा? अच्छा, ये तो ये अलग अलग लोग हैं राइट, तो 30,000 एंड 20,000 ए और सी को, सॉरी 20,000 तो इसको मिल जाएगा, एंड यहाँ पे जो 30,000 है उसका हमको मैक्सिमम दे रखा है 25,000, तो अपने को 80D में हमको मैक्सिमम 25,000 दिया है, तो अपना 25,000 आएगा और इसका हमारा नील आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ ना? ओके, नेक्स्ट। मिस्टर बी इंटरेस्ट पे किए हैं ऑन लोन टेकन फॉर द परचेज ऑफ हाउस इन विच ही करेंटली रिसाइड्स। ही इज क्लेमिंग बेनिफिट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपेशन अंडर सेक्शन 223(2) इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस हाउस। ही डज नॉट ओन एनी अदर हाउस। यहाँ पे हमने क्या किया था, अपने को यहाँ पे डिडक्शन बताना है, वेल एंड गुड, बट यहाँ पे अपने को डिडक्शन तो मिल जाएगा, बट यहाँ पे अपने को हाउस प्रॉपर्टी वाला भी डिडक्शन जो 2 लाख वाला था ना, वो वाला भी अपने को करना है। ठीक है, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल लोन हमारा है 1,70,000 का। तो सबसे पहले तो अगर 80C के हिसाब से देखें, वो 80C ही था आई गेस। देखो, अगर आपको सेक्शन नंबर याद नहीं आएंगे तो मत लिखना, बट ड्रॉ मत लिखना। देखो हाँ, यहाँ पे 80C ही है, आई वॉज राइट। तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल रिपेमेंट ऑफ हाउस लोन हमारा जो 1,70,000 है उसमें 1,50,000 तो आ जाएगा, बट यहाँ पे आपका हाउस प्रॉपर्टी का भी आपको डिडक्शन चाहिए। हाउस प्रॉपर्टी का कैसे करेंगे, नोट 4 में दिया है, उसमें से बेसिकली 2 लाख तक का अपना वो रहता है, नोट 4 का है। हाँ, देखो मैक्सिमम डिडक्शन अपना कितना है, यहाँ पे मैक्सिमम डिडक्शन 2 लाख है इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। और ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, तो अपन 2 लाख का ले लेंगे डिडक्शन। 2 लाख ही लिया है क्या? हाँ, 2 लाख लिया है। देखो अपने को कुछ दिया नहीं है तो अपना 2 लाख हो जाएगा। ओके, कंट्रीब्यूशन बाय मिस्टर ए बाय चेक, चेक दिया है। ठीक है, अपन को डिडक्शन मिल जाएगा टू नेशनल चिल्ड्रन फंड। ये वाला हमारा कोई वो तीनों कैटेगरी में नहीं था, तो ये हमारा फर्स्ट कैटेगरी में है, इसमें हमको 100% डिडक्शन मिल जाएगा विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। तो 30,000 का आपको यहाँ पे डिडक्शन मिल गया। फिर है मिस्टर बी मेक्स द फॉलोइंग डोनेशन, और डोनेशन टू बीजेपी बाय क्रॉस चेक एंड डोनेशन टू इलेक्टोरल ट्रस्ट बाय कैश। तो कैश वाला तो आएगा नहीं, डोनेशन टू बीजेपी वाला आ जाएगा 80GGC में, तो 50,000 का अपना आ जाएगा। टोटल डिडक्शन अपने को पता चल जाएगा, टोटल इनकम अपना निकल आएगा। समझ में आया क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। क्वेश्चन नंबर 4, following issues have been raised by Navi Limited in connection with its eligibility for claiming reduction under 80IB for your consideration and advice for the assessment year 2020 and 21. First है, it operates 2 separate industrial unit. One unit is eligible for reduction under 80IB while the other unit is not eligible for such reduction. If the eligible unit has profit and the other has loss, so it claim reduction after setting of the loss or against the profit. And second, a profit from one unit includes sale of import, entitlement duty, drawback and interest from customer for delayed payment. Is it permissible to claim deduction on these items of the income? फर्स्ट क्या बोल रहा है, इट ऑपरेट्स 2 सेपरेट इंडस्ट्रियल यूनिट, 1 यूनिट एलिजिबल है फॉर रिडक्शन अंडर 80IB वेल द अदर यूनिट एलिजिबल नहीं है। 80IB का फर्स्ट चीज़ मैं आपको बता दूं कि 80IB को अपने को जो प्रॉफिट होता है उसको अपने को ऐसे कंप्यूट करना है, इफ़ सच एलिजिबल बिजनेस वॉज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द SSC। ठीक है, तो इसमें हम दूसरा यूनिट का हम सेट ऑफ नहीं करेंगे। यहाँ पे वो 80IA का था जिसमें हमने सेट ऑफ किया, और 80IB में अपने को ये एज्यूम करना है कि वो जो एलिजिबल बिजनेस है उसका ओनली सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है, SSC का, तो इसलिए हम उसको सेट ऑफ नहीं करेंगे जो जिसमें अपना लॉस हो रहा है और वो इनएलिजिबल है 80IB के लिए। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, इट्स प्रॉफिट फ्रॉम 1 यूनिट इंक्लूड्स सेल ऑफ इम्पोर्ट, एंटाइटलमेंट ड्यूटी, ड्रॉबैक एंड इंटरेस्ट फ्रॉम कस्टमर्स फॉर डिलेड पेमेंट। तो क्या ये भी हमारा इनकम माना जाएगा और इसमें भी क्या हमको रिडक्शन मिलेगा क्या?
तो हाँ, इसमें भी हमको रिडक्शन मिलेगा। तो बेसिकली इंटरेस्ट इनकम जो डिराइव हुआ है डिलेड कलेक्शन में, तो उसमें अपने को उसको हम वो सेल प्रोसेस से हुआ है, क्योंकि देखो अब वो डायरेक्टली रिलेटेड टू, देखो यहाँ पे आपको दो चीज़ बताया है, इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट, ड्यूटी ड्रॉबैक। तो यहाँ पे जो सेल ऑफ इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट और जो ड्यूटी ड्रॉबैक है उसको हम इनकम नहीं मानेंगे फ्रॉम इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। बट अगर आपको इनकम हुई है बिकॉज आपका जो कस्टमर है उसने डिले पेमेंट किया है, तो वो बेसिकली एक सेल के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो उसको हम इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का इनकम में डराइव करेंगे और उसमें आपको रिडक्शन मिलेगा 80 IB का। ये केस स्टडी है, इतना डिटेल पढ़ना नहीं है, जस्ट इतना मन दिमाग में रखो कि अगर इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट ड्यूटी ड्रॉबैक है उसमें आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा, बट डिलेड वाला में आपको मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है PQR, एक कोऑपरेटिव बैंक है, तो ये P वाला में आएगा आई गेस, हाँ ATP, यस। PQR एक कोऑपरेटिव बैंक, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसका एरिया ऑफ ऑपरेशन कंफाइंड टू गुबी तालुक एंड द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट इज टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। उसने फॉलोइंग अमाउंट रिसीव किया, इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू 1 लाख फ्रॉम इट्स मेंबर ऑन लोन एडवांस टू देम, इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू 1,50,000 ऑन डिपॉजिट विद अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी, एंड रेंट हमारा 2 लाख है क्योंकि हमने गोडाउन एंड स्टोरेज ऑफ कमोडिटीज़, तो ये तो मैंने मेंशन किया था, इसमें तो डिडक्शन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ये जो इंटरेस्ट इनकम है इसका भी डिडक्शन मिलता है फुल में। बट हमने यहाँ पे एक चीज़ और पढ़ा था कि जो प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, जो कि बेसिकली वो मिल्क प्रोडक्ट्स वो सब हमने पढ़ा था कि उसमें डील करती हैं, तो उनको मिलेगा डिडक्शन, बाकियों को नहीं मिलेगा जो प्राइमरी बेस्ड है। यहाँ पे ये PQR कोऑपरेटिव बैंक है जो कि गोभी तालुक और प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो आई गेस कि ये प्राइमरी होना चाहिए, उतना डिटेल में तो मैंने भी नहीं पढ़ा है, एक बार हम आंसर देखते हैं। इंटरेस्ट अमाउंट है 1,50,000, रेंट अमाउंट है 2 लाख। यहाँ पे लिखा है कि ATP शैल नॉट अप्लाई टू एनी कोऑपरेटिव बैंक अदर देन ए प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी और ए प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, इन्हीं को मिलेगा या फिर उसके अलावा किसी को नहीं मिलेगा। और प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट मतलब ए सोसाइटी जिसका एरिया ऑफ ऑपरेशन कंफाइंड टू तालुक एंड द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज। हमारा जो PQR है वो कोऑपरेटिव बैंक, एक प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर बैंक है, तो इसमें हमको डिडक्शन मिलेगा, कितना मिलेगा, फुल मिलेगा। इंटरेस्ट अमाउंट का भी मिलेगा फुल, इसका भी मिलेगा फुल, रेंट का भी मिलेगा फुल। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, अल्फा लिमिटेड एंगेज हो रहा है कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मिनरल ऑयल्स में। यहाँ पे हमने 3 चीज़ पढ़ा था, शायद वो वही सेक्शन है। 3 चीज़ जो पढ़े थे, पहले हमने जम्मू कश्मीर के लिए पढ़ा था, फिर हमने वो पैकेजिंग करना क्या, फ्रूट्स वेजिटेबल मीट वाला पढ़ा था, एंड सेकंड वाला में हमने पढ़ा था ये मिनरल ऑयल नेचुरल गैस वाला को। तो ये दोनों का जो था हमारा वो उसका सेम रिडक्शन था, दैट इज़ 100% फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए एंड देन 25% है था, और अगर कंपनी है तो 30% था। बट यहाँ पे जो मिनरल ऑयल वाला था उसमें हमको 7 ईयर्स के लिए 100% मिलेगा। तो आई डोंट नो ये कौन सा वाला है, देखते हैं। हमने ऐसे ही खाली फोकस शायद, तो यहाँ पे मिनरल ऑयल का बोला, बिल्कुल मेरे को वो सेक्शन याद है इसलिए हमने एक बार रिवाइज कर लिया। तो यहाँ पे बोला अल्फा लिमिटेड एंगेज है कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मिनरल ऑयल, कमर्शियल प्रोडक्शन मिनरल ऑयल आई गेस वही होगा। इट क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 IB इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड, मेरे को सेक्शन याद नहीं है, ठीक है। इंक्लूड ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी, पावर सब्सिडी रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट। AO disallowed the deduction in respect of 3 subsidies containing that the subsidies were not derived from the business of commercial production but belong to category of ancillary profit। तो यहाँ पे बेसिकली उसको जो इनकम हो रहा है, कुछ सब्सिडीज प्रोवाइड हो रही हैं, तो उस पर उन लोग डिडक्शन क्लेम कर लिए होंगे। बट यहाँ पे जो SSC है वो बोल रहे हैं कि वो कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मिनरल ऑयल की वजह से नहीं हुआ था, बट वो एक एंसिलरी प्रॉफिट है और वो क्वालिफाई नहीं होगा फॉर द डिडक्शन। तो आपको बताना है कि क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे 80 IB में ही ये बोल रहा है कि अगर ऐसा होगा तो 100% ऑफ फर्स्ट ऑफ 7 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर है। इशू यहाँ पे ये है कि जो ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी और जो पावर सब्सिडी अपने को मिला है, क्या उसको हमको प्रॉफिट ट्रीट करना है क्या। तो वो जानने के लिए एक ये केस स्टडी हुआ था कि वो हमारा प्रॉफिट में इंक्लूड होगा कि नहीं होगा। ये इसके फैक्ट्स से इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। एट द एंड हमारा जो ये था कि जो ये ऑब्वियसली ये हमारी क्या होगा, यहाँ पे ये बोल रहा है कि देखो कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि डायरेक्ट नेसेस है बिटवीन प्रॉफिट एंड गेन ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ द बिजनेस और ये सब्सिडीज़ में, तो इसको हम प्रॉफिट का पार्ट इंक्लूड करेंगे। और जो यहाँ पे हमारा जो असिस्टेंट ऑफिसर है वो करेक्ट नहीं है। क्लियर है, इतना डिटेल में नहीं जाना है, आपके पास टाइम है तो एक बार जैसे इसको रीड कर लो, क्या केस था, कैसा क्या था, सब समझ में आ जाएगा। अब 3 क्वेश्चन है, तीनों MCQs हैं, वेरी इजी MCQs हैं। हिमालय लिमिटेड एलिजिबल स्टार्टअप है, स्टार्टअप में हमको पता है 100% हमको
डिडक्शन मिल जाएगा। कितने ईयर्स के लिए था अब मुझे वो याद नहीं है, समरी बनाए होगे, समरी में जाओ और देखो, ठीक है। हिमालय लिमिटेड एलिजिबल स्टार्टअप है, एंगेज होना एलिजिबल बिजनेस में, ग्रॉस टोटल इनकम 25 लाख का है, टोटल इनकम हमारा 25 लाख का है फ्रॉम सच बिजनेस। नाउ असिस्टेंट ऑफिसर मेड डिसअलाउंस ऑफ ₹3 लाख, मतलब 25 लाख का था, तो ऑब्वियसली वो जो एक्सपेंसेस को हमने अलाउ कर रखा था अब वो डिसअलाउ हो गया, तो वो ऐड हो जाएगा, पीजीबीपी कंसेप्ट, राइट। तो 25 में से 3 लाख डिसअलाउ हो जाएगा, तो ऐड हो जाएगा 27, 25, 26, 27, 28, और 2 लाख अगेन यहाँ पे हमको ऐड हो गया है 30। तो यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, डिडक्शन कितना होना चाहिए हमारा, इनकम पे ही अवेलेबल होता है, हमारी इनकम है 30 लाख की, तो हमारी 30 लाख में डिडक्शन अपने को होना चाहिए 7 का C, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है मिस्टर आर्यन इज कंस्ट्रक्टिंग रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन मुंबई फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। मेरे को इतना पढ़े हो, मेरे को समझ में आएगा कि क्या होगा इसमें। ये हाउस प्रॉपर्टी का रिडक्शन पूछेगा और एक हमारा वो वाला ATC के ऊपर रिडक्शन पूछेगा। बट यहाँ पे अपने को एक चीज़ और ध्यान देना है कि अपने को यहाँ पे हमने पढ़ा है कि हमारा जो हाउस प्रॉपर्टी है वो वर्क इन प्रोग्रेस नहीं होना चाहिए, वो कंप्लीटेड होना चाहिए जब हम इस रिडक्शन को क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। तो मिस्टर आर्यन कंस्ट्रक्टिंग ए रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन मुंबई फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन, सबसे पहला हमारा डाउट वाला है कंस्ट्रक्टिंग है, तो अभी अपने को यहाँ पे ईयर अच्छे से देखना है। उसने जो लोन लिया था 35 लाख का लिया था, एंड ही पे इंटरेस्ट ऑफ ₹3 लाख, तो 2 लाख तक का रिडक्शन मिलेगा, एंड यहाँ पे 35 लाख में से 1,50,000 तक का मिलेगा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 अभी मतलब, और उसमें से 3 लाख रिपे कर दिया टूवर्ड्स प्रिंसिपल ऑन 31 मार्च 2020। ओके, इस ईयर में उसने रिपे किया। कंस्ट्रक्शन इज कम्प्लीटेड ऑन अप्रैल 2020, मतलब जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हुआ अप्रैल 2020, मतलब नेक्स्ट ईयर हुआ है। और अपने को ये असेसमेंट ईयर 2021 के लिए बोला है। अगर हमारा असेसमेंट ईयर 2021 है तो हमारा प्रीवियस ईयर 1920 मतलब इस साल के लिए बोला है, तो यहाँ पे अपने को डिडक्शन नहीं मिलेगा। देखो कितनी कन्फ्यूजन हो सकती है यहाँ पे आपको बताया गया, सब सही सही बताया गया ना, कि यहाँ पे जो डिडक्शन है 2 लाख का ही मिलता अंडर सेक्शन 24 और 1 लाख का ही मिलता, बट क्योंकि वो कंप्लीट नहीं हुआ तो यहाँ पे आपको इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन नंबर 24 ATC एंड सेक्शन नंबर 80 EEA। क्वेश्चन नंबर 8 का D, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज अंडर 80D। एज है 35 ईयर्स खुद का, फादर मदर का एज भी दीजिए 80 एंड 76, तो मतलब 60+ है, तो उनको एडिशनल डिडक्शन 25,000 का मिल सकता है। ओके, नाउ यहाँ पे आपको मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम चेक से पे कर रहे हो, वेल एंड गुड, मिल जाएगा डिडक्शन। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कैश से पे करो, डजेंट मैटर। मेडिकल एक्सपेंडिचर चेक से हो रहा है, तो यहाँ पे आपको बेनिफिट ऑफ निखिल एंड निखिल चिल्ड्रेन यहाँ पे अपना डिपेंडेंट होना चाहिए, बट यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया गया, तो अपन एज्यूम, अच्छा यहाँ पे मेंशन किया गया कि जो चिल्ड्रेन है वो डिपेंडेंट है। ओके, तो यहाँ पे आपको 20,000 + 7,000 + 2,000 का रिडक्शन मिलेगा विद रिस्ट्रिक्टेड टू 25,000। तो यहाँ पे 29,000 हो रहा था, बट आपको 25,000 का ही मिलेगा। तो आप यहाँ पे एक बार 25,000 ऐड कर लें। फिर है फॉर द बेनिफिट ऑफ फादर एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ मदर। ओके, मदर में मेडिक्लेम वाला में हमने पढ़ा था, मेडिक्लेम वाले में अगर अच्छा फॉर द फादर एंड फॉर द मदर, तो 6,000 मदर का तो मिलेगा, क्योंकि इसमें हमको कुछ लिमिट ही नहीं देखना है, लिमिट तो ये अलाउ ही है, बट फादर का लिमिट में अपने को 32,000 दिया है। और हमको हमेशा याद आएगा कि 25,000 का हमको लिमिट दी गई थी, बट यहाँ पे हमको एक और था, उस टेबल याद करो, सेकंड पॉइंट टेबल में था कि अगर आपका जो फादर है, अगर आपके जो पेरेंट्स है वो 60+ हैं, तो आपको एडिशनल डिडक्शन मिलेगा। किस में आपको एडिशनल डिडक्शन मिलेगा? मेडिकल एक्सपेंडिचर में, सॉरी मतलब मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी पे करने में आपको मिलेगा एडिशनल 25,000 का। तो टोटल मिला के 50,000 तक आ रहा है, तो 22,000 का एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि वेल विद इन द लिमिट ऑफ 50,000 है, ठीक है। तो इतना ऐड कर लो, कौन सा आ रहा है, 9th A आएगा शायद, देखो 25,000 + 6,000 हमारा 31,000 आ जाए, 31,000 + 32,000 हमारा 63,000 आ रहा है, यस, तो हमारा 9 का A आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ख़त्म होता है डिडक्शन का। बेसिकली 2 वीडियोस बन रहे हैं, थोड़े बड़े बनने हैं, बट एक बार देख लो, और उसका एग्ज़ाम वाले दिन तो मेरे को पता है कोई नहीं देख पाएगा, कोई भी नहीं देख पाएगा, डीटी इतना वास्ट है। तो इसलिए अभी जो देख रहे हो इसी को कुछ मार्क आउट कर लो, कुछ नोट्स बना लो, जिससे आपको एग्ज़ाम वाले दिन देखना नहीं पड़ेगा और आपसे रिडक्शन के क्वेश्चंस भी बनेंगे, ठीक है। तो अगर आप जो नोट्स बना रहे हैं तो आप जो कंसेप्ट लिख रहे हैं उसके साथ में कुछ क्वेश्चंस अटैच कर लें, या क्वेश्चन का कोई एडजस्टमेंट जो आपको नहीं समझ आ रहा है उसको अटैच कर लें, ठीक है। तो दैट्स इट गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।